दोस्तों, अगर आप एक नया क्रेडिट कार्ड खरीदने की सोच रहे हैं या तो आपने अभी नया क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट किया है तो आपको पता होगा कि हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड का एक स्टेटमेंट जनरेट होता है। उस स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं एंड बाकी के चार्जेस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट बातें, यानी कि 15 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर आप एक नया क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या तो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं एंड आप ये सारे चीजों से अच्छे से डील कर पाए। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप एज एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, कॉर्पोरेट लीडर, स्टूडेंट, इन्फॉर्मर, इन्वेस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में पूरा बने रहना दोस्तों। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स है वो है क्रेडिट लिमिट। ये क्रेडिट लिमिट क्या होता है? तो क्रेडिट लिमिट का सिंपल मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। क्या हर एक क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट सेम होता है? तो नहीं दोस्तों, हर एक क्रेडिट कार्ड का क्रेडिट लिमिट सेम नहीं होता है। यह डिपेंड करता है कि जो पर्सन क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी इनकम कितनी है, उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, वो कौन से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बैंक या तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो डिसाइड करती है कि किस पर्सन के क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना होगा। अगर किसी पर्सन का इनकम अभी कम है एंड फ्यूचर में इनकम बढ़ता है तो उस पर्सन का, अगर क्रेडिट कार्ड का लिमिट अभी कम है तो फ्यूचर में उस पर्सन के क्रेडिट कार्ड के लिमिट को भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर उस पर्सन का इनकम बढ़ता है, उनका सिविल स्कोर इंप्रूव होता है तो। सेकंड फाइनेंशियल टर्म है कैश लिमिट। कैश लिमिट का सिंपल मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट जो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं एज अ कैश। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी बैंक है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपको टोटल क्रेडिट लिमिट देती है। उस टोटल क्रेडिट लिमिट का जनरली 10 to 20% आपको कैश लिमिट भी दिया जाता है। यानी कि अगर आपका टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए का है तो आपको मैक्सिमम 10 से 20 हजार रुपए का कैश लिमिट भी दिया जाता है कि इन इमरजेंसी सिचुएशन अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ कर सके। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं तो जिस दिन आपने एटीएम से कैश विड्रॉ किया है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसी दिन से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कहा जाता है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए। थर्ड फाइनेंशियल टर्म से क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का सिंपल मतलब होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल कितना क्रेडिट लिमिट है एंड उस लिमिट में से आप कितना % यूज कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम मान के चलते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए का है एंड उस 1 लाख में से आपने 50,000 रुपए का क्रेडिट लिमिट यूज कर चुके हैं। तो इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो है 50%। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स के हिसाब से आपका जो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 30%। यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का टोटल लिमिट 1 लाख रुपए का है तो आपको मैक्सिमम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 30,000 रुपया ही स्पेंड करना चाहिए, 30,000 रुपया ही खर्चा करना चाहिए। इसका मतलब आपका क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होना चाहिए वो मैक्सिमम 30% होना चाहिए। अगर 30% से ज्यादा है तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को या तो बैंक को ये लगता है कि आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर, लोन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। इसका इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर आ सकता है एंड फ्यूचर में आपके क्रेडिट लिमिट को कम भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो फोर्थ फाइनेंशियल टर्म्स है वो है बिलिंग साइकिल। हम बिलिंग साइकिल को सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम मान के चलते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर महीने के 6 तारीख को जनरेट होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड परचेस करते हैं तो आपको पहले से ही बताया जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर महीने के कितने तारीख को जनरेट होगा। ये बेसिकली फिक्स होता है। तो हम अपने केसेस में मान के चलते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर महीने के 6 तारीख को जनरेट होता है। अब दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा। हम उस इमेज के हेल्प से समझते हैं कि बिलिंग साइकिल होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने पहले से ही माना है कि हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हर महीने के 6 तारीख को जनरेट होता है। तो हमारे केसेस में दोस्तों हम मान के चलते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट 6 जून 2020 को जनरेट ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होगा वो 6 जुलाई 2020 को जनरेट होगा। तो 6 जून से लेके 6 जुलाई 30 डेज होता है। तो ये 6 जून से लेकर 6 जुलाई बीच का जो भी समय होता है
उसी को बिलिंग साइकिल कहा जाता है। तो अगर इसको सिंपली बात कर ले तो दो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के बीच का जो भी समय होता है उसको बिलिंग साइकिल कहा जाता है। फिफ्थ फाइनेंशियल टर्म से दोस्तों क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। ये क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का सिंपल मतलब होता है कि आपने अपने बिलिंग साइकिल के पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए हैं, या तो कोई पेमेंट किया है या तो आपने एटीएम से कैश वगैरह विड्रॉ किया है, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है वो हर महीने क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके मोबाइल फोन पे मेल करती है पीडीएफ के फॉर्म में कि भाई आपने पिछले 30 दिन में ये सारे ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए हैं एंड ये आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, यानी कि सारे ट्रांजैक्शंस का डिटेल होता है क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अंदर। अगर इस चीज को सिंपली एग्जांपल से समझे तो हमने अज्यूम किया था कि हर महीने के 6 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का एक स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो हमारे केसेस में दोस्तों हम मान के चलते हैं कि 6 जुलाई 2020 को आपके क्रेडिट कार्ड का एक स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 6 जून 2020 के बाद से 6 जुलाई 2020 तक आप जो भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेंगे, हम मान के चलते हैं कि आपने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शंस किया है 6 जून 2020 से लेके 6 जुलाई 2020 तक 40,000 रुपए का। तो अब जो भी ट्रांजैक्शंस पिछले 30 दिन में करेंगे उसका एक स्टेटमेंट जनरेट होगा एंड वो स्टेटमेंट हर महीने के 6 तारीख को आपके मोबाइल पे मेल चले जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। सिक्स्थ फाइनेंशियल टर्म से दोस्तों इंटरेस्ट फ्री पीरियड। इंटरेस्ट फ्री पीरियड को हम सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। तो अब दोस्तों आपको मोबाइल के ऊपर एक इमेज दिख रहा होगा एंड हमने ऐसा अज्यूम किया था कि हर महीने के 6 तारीख को आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो हम दोस्तों मान के चलते हैं कि क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट हमारे केसेस में जनरेट हुआ है वो 6 जून 2020 को जनरेट हुआ है, यानी कि हमने 6 जून से पहले पिछले 30 दिन में जो भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए होंगे उसका डिटेल हमें 6 जून 2020 को मिल गया होगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जनरेट होगा वो 6 जुलाई 2020 को होगा, यानी कि 6 जून के बाद से 7 जून से लेके 6 जुलाई तक हमने जो भी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट कार्ड के थ्रू किए होंगे उसका डिटेल हमें 6 जुलाई 2020 को मिलेगा। अब हम ये भी मान लेते हैं कि जिस दिन आपके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है उसके बाद आपको 20 दिन का एक्स्ट्रा समय मिलता है अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा पे करने के लिए, यानी कि 6 जुलाई 2020 को आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हुआ है तो आपको मैक्सिमम 26 जुलाई तक क्रेडिट कार्ड का सारा पैसा जो भी बाकी है वो पे कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं 6 जून 2020 के बाद अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो इसका पेमेंट आपको लास्टली 26 जुलाई 2020 तक कर देना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि आपने 7 जून 2020 को अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक ट्रांजैक्शन किया है 40,000 रुपए का, तो इसका पेमेंट दोस्तों आपको 26 जुलाई 2020 तक कर देना है। तो यहाँ पे 7 जून से लेके 26 जुलाई तक आपको मैक्सिमम 50 दिन मिलता है क्रेडिट कार्ड का पैसा फ्री में यूज करने के लिए, पूरे के पूरे 40,000 रुपया। तो यहाँ पे अगर आप 26 जुलाई तक पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का पैसा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री पीरियड क्रेडिट होगा। लेकिन अगर आप 26 जुलाई के बाद पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर पर एनम 48% के हिसाब से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। सेवेंथ फाइनेंशियल टर्म से दोस्तों ड्यू डेट, कि ये ड्यू डेट क्या होता है? तो ड्यू डेट दोस्तों एक ऐसा डेट होता है जिस दिन आपको अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी पिछला बैलेंस बाकी होता है उसको पे करना पड़ता है। अगर आप ड्यू डेट या तो उसके पहले अपने क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको पे नहीं करते हैं एंड ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो जो भी आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके अलावा आपको पेनल्टीज, लेट पेमेंट फीस भी पे करना पड़ सकता है। 8 फाइनेंशियल टर्म से दोस्तों टोटल और मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो हम सबसे पहला समझते हैं कि ये टोटल अमाउंट ड्यू क्या होता है। तो दोस्तों हमने अज्यूम किया था कि हर महीने के 6 तारीख को आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है एंड उस स्टेटमेंट में लिखा होता है कि आपने पिछले 30 दिन में अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया है उसका डिटेल उस क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में होता है कि आपका टोटल पिछला इतना पैसा बाकी है, यानी कि आपका टोटल अमाउंट इतना ड्यू है। उसके नीचे दोस्तों लिखा होता है कि आपको इस पैसे को ये ड्यू डेट तक पे कर देना है एंड आपको इतना मिनिमम अमाउंट तो पे करना ही है अगर आप पूरा पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि आपका टोटल अमाउंट ड्यू जो है वो 1 लाख रुपए का है, यानी कि आपने पिछले 30 दिन में 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे लिखा होगा कि आपको ये 1 लाख रुपया इस दिन तक पे कर देना है। इसके अलावा एक बात और लिखी होगी कि आपको 1 लाख का 5% मान लेते हैं कि मिनिमम अमाउंट ड्यू आपको पे करना ही है। ये बैंक टू बैंक डिफर होता है, क्रेडिट कार्ड कंपनी टू क्रेडिट कार्ड कंपनी डिफर होता है। तो हम मान लेते हैं कि आपका मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो बोला है कि 5% आपको टोटल अमाउंट ड्यू का पे करना है। तो 1 लाख का 5% होता है 5,000। तो लिखा होता है कि ये 5,000 रुपया आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू ये डेट तक पे कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों या तो आपको टोटल पूरा का पूरा पैसा ड्यू डेट तक क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे कर देना है, तब आपके ऊपर कोई
भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं चार्ज होगा। अगर आप ड्यू डेट के बाद पे करते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह आपके ऊपर चार्ज होगा। फिर लिखा होता है कि मिनिमम अमाउंट ड्यू, तो अगर आप 1 लाख का पूरा पैसा पे नहीं कर पाते हैं तो मिनिमम आपको कहा जाता है कि आपको 5,000 रुपया पे करना है। यहाँ पे होगा ये कि बाकी के जो भी 95,000 है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। यहाँ पे आपको पेनल्टीज वगैरह पे नहीं करना होगा क्योंकि आप मिनिमम पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपया भी पे नहीं करते हैं, आप 5,000 रुपया भी पे नहीं करते हैं, यानी कि आप कोई पेमेंट ही नहीं कर पाते हैं ड्यू डेट के दिन, तो आपको पूरे 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना ही होगा। लेट पेमेंट फीस, पेनल्टीज, चार्जेस भी पे करने होंगे। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू का यही फायदा होता है कि आपको पेनल्टीज वगैरह पे नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कोशिश ये करना है कि आपको जो भी टोटल पैसा आपका क्रेडिट कार्ड का बाकी है वो ड्यू डेट या तो उसके पहले पूरा पे हो जाए, नहीं तो 48% तक का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, जो कि पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से भी काफी ज्यादा है। 9th फाइनेंशियल टर्म से दोस्तों एनुअल परसेंटेज रेट। ये एनुअल परसेंटेज रेट बेसिकली दोस्तों इंटरेस्ट रेट होता है जो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके आउटस्टैंडिंग जो भी क्रेडिट कार्ड का पैसा बाकी होता है उसके ऊपर हर साल चार्ज करती है। ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों बेसिकली 36 to 48% पर एनम होता है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड कंपनी होती है वो जो इंटरेस्ट रेट है वो डेली बेसिस पे चार्ज करती है जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा बाकी होता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम पे नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम से कैश वगैरह विड्रॉ करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को ओवर द लिमिट यूज कर देते हैं तो भी आपको चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल परसेंटेज रेट होता है वो 36 to 48% होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है, पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट से भी काफी ज्यादा है। 10th फाइनेंशियल टर्म से दोस्तों एनुअल फीस। एनुअल फीस में 3 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहला, कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जहां पे आपको हर साल एनुअल फीस पे करना पड़ता है उस क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए। सेकंड, कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जहां पे आपको पहले साल में कोई भी एनुअल फीस पे नहीं करना पड़ता है, लेकिन पहले साल के बाद से आपको हर साल एनुअल फीस पे करना पड़ता है। थर्ड टाइप के क्रेडिट कार्ड दोस्तों ऐसे होते हैं जहां पे 0 एनुअल फीस होता है। 11th फाइनेंशियल टर्म से कन्वर्टिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस इनटू ईएमआई, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अगर आप उस पैसे को ड्यू डेट तक पे नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन किया था, लेकिन उस पैसे को आप ड्यू डेट तक पे नहीं कर पा रहे, तो आप उस 1 लाख को हर महीने की ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड मंथली थोड़ा थोड़ा पैसा पे करके भी उसको पूरा खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको उतने का ही क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन करना चाहिए जितना आप पे कर सके, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। 48% तक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। 12th फाइनेंशियल टर्म से बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर बेसिकली दोस्तों एक प्रोसेस है जहां पे आपके क्रेडिट कार्ड में जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है उस बैलेंस को आप एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनी में ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली दोस्तों लोग बैलेंस ट्रांसफर तभी करते हैं जब भी एक क्रेडिट कार्ड कंपनी उनसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, बट एट द सेम टाइम दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी उनसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। तो वो क्या करते हैं कि अपने पुराने क्रेडिट कार्ड से उस सारे बैलेंस को नए क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको कुछ फीस वगैरह भी पे करना होता है। तो आप देख लीजिए कि बैलेंस ट्रांसफर करवाने में आपका बेनिफिट है या बेनिफिट नहीं है। 13th फाइनेंशियल टर्म से एड ऑन क्रेडिट कार्ड। ये एड ऑन क्रेडिट कार्ड बेसिकली दोस्तों एडिशनल क्रेडिट कार्ड है जो आपके पुराने क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिलता है। यहाँ पे अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपके पेरेंट्स है या तो आपकी स्पाउस है या तो आपको कोई चिल्ड्रन है जिनकी एज 18 ईयर के ऊपर है एंड उनकी कोई अर्निंग वगैरह नहीं है या तो उनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, तो आप अपने पुराने क्रेडिट कार्ड के ऊपर उनको एक क्रेडिट कार्ड दिलवा सकते हैं। उसी को एड ऑन क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। यहाँ पे उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। 14th फाइनेंशियल टर्म से क्लोज सेटलमेंट एंड राइट ऑफ। सबसे पहला समझते हैं कि ये क्लोज क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास में कोई क्रेडिट कार्ड है एंड उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप कोई ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हैं एंड उस ट्रांजेक्शंस का पेमेंट टाइम टू टाइम कर देते हैं एंड फ्यूचर में अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड के सामने में लिख के आएगा क्लोज एंड इसका रिपोर्ट आपके सिविल में भी जाएगा एंड आपके सिविल में भी लिख के आएगा कि आपने ये क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाया है। अब सेकंड पॉइंट है सेटलमेंट। तो सेटलमेंट के केसेस में दोस्तों हम मान के चलते हैं कि आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड है एंड उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपने कुछ ट्रांजेक्शंस वगैरह किया था, कुछ शॉपिंग वगैरह किया था, लेकिन उस पैसे को आप पे नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से भी ज्यादा हो गया, आप अपने क्रेडिट कार्ड
बार के पैसे को पे नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जो बैंक है वो आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को पूरा पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ पैसा हमें पे कर दो, बाकी के पैसे हम आपके माफ कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन किया था, तो यहाँ पे बैंक या तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको ये कह सकती है कि आप सिर्फ 30,000 पे कर दो, बाकी के 70,000 हम आपके माफ कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके का कोई सिचुएशन होता है तो 70,000 रुपए क्रेडिट कार्ड कंपनी का लॉस है, तो ये आपके अकाउंट में लिख के आएगा कि आपने इस अकाउंट को सेटल किया है एंड इसका रिपोर्ट आपके सिविल में भी जाएगा कि आपने ये पर्टिकुलर अकाउंट को सेटल किया है। अब थर्ड फाइनेंशियल टर्म से राइट ऑफ। राइट ऑफ के केसेस में बेसिकली दोस्तों होता ही है कि आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शंस वगैरह किया है, लेकिन उस ट्रांजेक्शंस का पैसा आप पे नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से भी ज्यादा हो गया है, फिर भी आप उस पैसे को पे नहीं कर रहे हैं, बैंक आपसे पैसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है लेकिन आप पैसे पे नहीं कर रहे, तो बैंक उस अकाउंट के सामने में लिख देगा राइट ऑफ कि इस पर्सन से हमें पैसे रिकवर नहीं हो पाए एंड इसका भी इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर में आएगा कि उस अकाउंट के सामने में राइट ऑफ लिख के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सेटलमेंट के केसेस में, राइट ऑफ के केसेस में आपके सिविल स्कोर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है एंड फ्यूचर में आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या तो लोन वगैरह मिलने में बहुत दिक्कत होती है या तो लोन वगैरह नहीं मिलता है। 15th एंड लास्ट फाइनेंशियल टर्म से चार्जबैक। तो चार्जबैक का दोस्तों सिंपल मतलब होता है कि कभी कभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के टाइम पे आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे तो कट जाते हैं लेकिन आपको प्रोडक्ट या तो सर्विस नहीं मिल पाता है, तो जो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपके पैसे कटे हैं वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, यानी कि जो भी चार्ज किया गया है वो आपको बैक मिल जाता है, उसी को चार्जबैक कहा जाता है। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।